मैं अगर आपसे पूछूं कि आज भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है आपके पास कई जवाब हो, लेकिन हमारा मानना है कि भारत की सबसे बड़ी पहचान है भारत का लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, जहां हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होता है और जनता की चुनी हुई सरकारें सत्ता की बागडोर संभालती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोकतंत्र के बारे में हमें आजादी के बाद ही पता चला। निश्चित तौर पर हम लोकतंत्र का जो वर्तमान रूप देख रहे हैं वो लगभग 75 वर्ष पुराना ही है, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं और सदियों पुरानी हैं। यानी लोकतंत्र हिंदुस्तान की आत्मा का हिस्सा है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान की इसी आत्मा पर सवाल उठाती रहती है। ये संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को कमतर साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती और इनके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, यानी कि लोकतांत्रिक निरंकुशता। और इसी भारी भरकम शब्द को सुनकर हो सकता है कि आप भी हैरान रह जाएं, लेकिन वी डैम नाम की एक संस्था भारत और भारत के लोकतंत्र को इसी कैटेगरी में रखती है। स्वीडन की संस्था ने वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों को लोकतंत्र के मामले में टॉप 5 रैंकिंग दी गई थी, जबकि भारत को 179 देशों में से 93वें स्थान पर रखा गया था। इस लिस्ट में श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे देश भी भारत से ऊपर थे। और इस संस्था के मुताबिक भारत में वर्ष 2014 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी 2014 तक सब ठीक था और लोकतंत्र भी मजबूत था। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे इंडेक्स में भी देश का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। लेकिन जैसे ही वर्ष 2014 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत में सब कुछ खराब होने लगा। भारत शिक्षा के मामले में अफगानिस्तान से पीछे चला गया। एक स्टडी ने तो भारत को पाकिस्तान से भी ज्यादा असुरक्षित देश बता दिया। बताइए, भुखमरी के मामले में भी भारत को पाकिस्तान से नीचे रख दिया गया। और यह सिर्फ वी डैम या किसी एक संस्था की रिपोर्ट का मामला नहीं है, यह एक पैटर्न बन चुका है, तरीका। और इसमें भारत के प्रति छिपे पूर्वाग्रह को आसानी से समझा जा सकता है। और इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और उनकी पूर्वाग्रही रिपोर्ट्स का डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आज आम जनता को इन संस्थाओं और इनके रिपोर्ट्स पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक निरंकुशता नाम की कोई चीज होती भी है, या यह टर्म सिर्फ भारत को कोसने के लिए ही इजाद किया गया है। क्योंकि किसी भी देश में लोकतंत्र और तानाशाही एक साथ कैसे चल सकती है, वो भी भारत जैसे देश में, जहां हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होता रहता है और इन चुनावों में जनता वही करती है जो वो चाहती है। वो ना तो किसी के दबाव में आती है और ना ही किसी के बहकावे में। और इसलिए केंद्र में भले ही बीजेपी पिछले 2 चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इसी दौरान वो कई विधानसभा चुनाव हार भी चुकी है। और यही तो है लोकतंत्र। लेकिन अगर फिर भी इन संस्थाओं को भारत में लोकतंत्र खतरे में दिखता है, तो उसकी वजह है भारत के प्रति इनका पूर्वाग्रह, क्योंकि इनकी नजरों में लोकतंत्र तो सिर्फ पश्चिमी देशों में ही है। इंडिया में तो मोदी जी 8 साल से हैं, एंजेला मर्केल हैं, कितने साल उनसे ज़्यादा रही, मेरे ख्याल से 12 साल रही वो। ऐसे एक मिस्टर वॉलपोल थे जो 20-21 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। किसी ने नहीं कहा कि ऑटोक्रेसी है। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इन लोगों के, ये लोग वेस्टर्नर्स हैं। वेस्टर्नर्स को लगता है कि हम ये जो नेटिव्स हैं, इंडियन नेटिव्स, इनको हम बताएंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। हम तो सही हैं बिल्कुल, इसी हमारे अंदर तो कोई खोट है नहीं। ये सब लोग हैं एशियंस, इनको हमको बताना चाहिए और इनको हम आराम से वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज देम। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कह लीजिए
रिलीजियस बिलीफ है या कुछ है, ये इन लोगों को बहुत अखरता है कि क्यों हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री होती जा रही है, क्यों पहले से जैसा था वैसी क्यों नहीं है। वैसे भारतीय एक्सपर्ट्स के अनुसार इन संस्थाओं के काम करने का तरीका बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। वो इस तरह की स्टडी के लिए अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है, यानी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। क्योंकि आज अगर कोई आपसे ये कहे कि एकेडमिक इंडेक्स में भारत अफगानिस्तान से भी पीछे है, तो आप क्या कहेंगे? भारत में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान है और भारत के युवा आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में महिलाओं के कॉलेज जाने पर भी रोक है। कुछ इसी तरह हंगर इंडेक्स में भी भारत को पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे रखा गया है, जबकि इन दोनों ही देशों की हालत क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जबकि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जाती है और भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2 वक्त का खाना मुहैया करवाया था। यानी अमेरिका की आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा लोगों को भारत ने फ्री में खाना दिया था। लेकिन इन संस्थाओं को और इनके एक्सपर्ट्स को यह नहीं नजर आता है, ये नहीं दिखता है। कहते हैं कि हमारे 3700 एक्सपर्ट्स हैं इन ईच कंट्री, उसमें से ये लेते हैं 5 एक्सपर्ट्स। अब 5 एक्सपर्ट सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। वो दे हैव ट्राइड टू रिमूव द बायसेस इन देयर ओन वे, बट इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल और नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट। अब 5 एक्सपर्ट्स हैं, मान लीजिए हम और आप हैं, आप कहें कि भाई देखिए हमारी तो व्यू ABCD है, हम कहें नहीं हमारा व्यू XYZ है, तो अब आपको सेलेक्ट किया तो व्यूज़ ABCD आ जाएंगे, हमको सेलेक्ट किया तो व्यूज़ XYZ आ जाएंगे। वही हो रहा है इसमें। द methodology is defective. You cannot have just 5 people evaluating a country the size of India. वीडेम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, जबकि वो इस बात का जिक्र नहीं करती है कि ये ताकत उन्हें जनता ने ही दी है और यही तो लोकतंत्र है। तो क्या इन संस्थाओं को और इन संस्थाओं का समर्थन करने वाली तथाकथित बुद्धिजीवियों को भारतीय वोटरों के विवेक पर भरोसा नहीं है? जबकि भारत में चुनाव कराने की एक पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पर हर किसी को भरोसा है, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब भी चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर के और निष्पक्ष मतदान को लेकर के और वीकर सेक्शन के लोगों के मतदान तक पहुंचने को लेकर के सवाल उठाए जाते थे। मुझको याद है 1974 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, तो चौधरी चरण सिंह जैसे नेता ने चुनाव आयोग की और बैलेट पेपर की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर सवाल उठाए थे। तो कोई नया नहीं है और इसको भारत विरोधी अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आरोप पहले भी लगते हैं, अब भी लगते हैं। ये सब जानबूझ के की हुई साजिश है। भारत की बढ़ती ताकत से घबराए हुए एजेंसियां, जो भारत विरोधी एजेंसियां हैं, वो इस तरह नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारत की लोकप्रियता से परेशान हैं। वो जान रहे हैं भारत G20 का अध्यक्ष है, भारत के नेता नरेंद्र मोदी की साख पूरी दुनिया में है। आज इससे घबरा कर वो भारत को बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट है और कुछ नहीं। ये कहना कि भाई यहाँ लोकतंत्र है लेकिन ये साहब ऑटोक्रेसी हो रहे, वो उनका जो देखिए फ्रस्ट्रेशन का जो है, समझिए कि वो एक दिखा माने उसका प्रतीक है। पचा नहीं पा रहे हैं ना। इनको लगता है कि बताइए वही हिंदुस्तान है जिस पर जो गुलाम था 75 साल के बाद, वही हिंदुस्तान है जो 5वें नंबर पर आ गया। अरे अभी क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ साल के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर आएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी पार्टी का लगातार 2 बार चुनाव जीतना या किसी नेता का लोकप्रिय होना निरंकुशता की निशानी है, तो फिर इन्हें जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के बारे में भी टिप्पणी जरूर करनी चाहिए थी।
क्योंकि मार्केल वर्ष 2005 से वर्ष 2021 के बीच 16 सालों तक जर्मनी की चांसलर रही थी। इसी तरह ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर करीब 11 वर्षों तक पीएम रही और हॉलैंड के पूर्व पीएम मार्क रट ने भी लगातार 12 वर्षों तक अपने देश की सत्ता संभाली। भारत की बात कर लीजिए। भारत में भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लगभग 17 वर्ष तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लगातार 10 वर्षों तक देश की सत्ता संभाली। तो क्या ये सभी नेता निरंकुश थे और क्या उनके शासनकाल में चुनावी निरंकुशता थी? दरअसल ये नेता लोकप्रिय थे, जनता को इनकी नीतियों पर भरोसा था और उन्हें चुनाव वो जिताती रही और अब उसी जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और ये चुनाव में दिख भी रहा है, क्योंकि वर्ष 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को जहां 31% वोट मिले थे, वो कुल मिलाकर 282 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 37.36% हो गया और उसने रिकॉर्ड 303 सीटें जीत ली। और इन दोनों ही चुनाव में ना तो चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठे, ना ही चुनाव आयोग पर। बीजेपी की यह जीत पीएम मोदी पर और उनकी नीतियों पर जनता के भरोसे के रूप में मोहर थी। और यह हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी यही मानते हैं और इसलिए आज आपको इन रिपोर्ट्स पर मणिशंकर अय्यर का क्या कहना है वो भी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, एक समय था जबकि कांग्रेस को छोड़कर और कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब बीजेपी का दौर आ गया है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। यानी मणिशंकर अय्यर जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का शायद ही कोई मौका छोड़ते हो, वो भी यही मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र ना सिर्फ मजबूत है बल्कि जीवंत भी है। लेकिन दुनिया भर के देशों को टैग देने वाली ये संस्थाएं ये सच मानने को तैयार नहीं है और वो ऐसी रेटिंग और रिपोर्ट जारी करके खुद अपना ही मजाक उड़वा रही है। ये रिपोर्ट सिर्फ कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों के लिए उनका एजेंडा चमकाने का जरिया बनकर रह गई है, क्योंकि भारत की जनता इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सच अच्छी तरह जानने लगी है और वो उसकी रैंकिंग और रिपोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं देती है।